अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तौफीक रशीद खान। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास जानेंगे और इसको बड़े ही डिटेल में जानेंगे। ये वीडियो अगरचे थोड़ी सी लंबी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये वीडियो जो है ना बड़ी कारआमद है। इसके अंदर हम कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लॉज समझाऊंगा, क्लॉज और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस समझाऊंगा। उसके अलावा आपको क्लॉज पकड़ना समझाऊंगा कि अगर एक जुमले के अंदर दो क्लॉजेज आई है या तीन क्लॉजेज आए हैं तो इनको कैसे जुदा किया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि एक क्लॉज कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, और इसके अलावा मैं क्लॉज के टाइप समझाऊंगा, जैसे कि कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, उसके अलावा डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, नाउन क्लॉज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है और एडवर्ब क्लॉज क्या होती है। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको सेंटेंस के टाइप्स भी समझाऊंगा जो कि स्ट्रक्चर पे बेस पर है। स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंस के टाइप हमारे पास सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और कंपाउंड कम्प्लेक्स होता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आप एक ही वीडियो में जानने वाले हो, तो इसमें कोई शक नहीं वीडियो लंबी होगी, मगर ये मैं बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो आखिर तक देखना है। इंशाल्लाह क्लॉज के रिलेटेड आपके जितने भी सवालात हैं वो तमाम के तमाम इसी वीडियो से ख़त्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बस आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और थोड़े से अच्छे प्रिंट में देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो अच्छे प्रिंट में देखोगे तो आपको वीडियो देखने में मज़ा आएगा, और अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आएगा तो आपको बातें समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं क्लॉज कहते किसे। दरअसल अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं ना, तो क्लॉज दरअसल कहते हैं एक आइडिया को। ठीक है, और एक जुमले के अंदर कम से कम एक आइडिया तो होता ही है। जरूरी नहीं कि जुमले के अंदर सिर्फ एक ही आइडिया हो, जुमले के अंदर कई सारे आइडिया हो सकते हैं। अली क्रिकेट खेल रहा है, अकरम फुटबॉल खेल रहा है, दो आइडियाज है और एक ही जुमला है, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि इस जुमले के अंदर दो क्लॉजेज है। एक क्लॉज हमारे पास एक आइडिया होता है, अली स्कूल जा रहा है, अली स्कूल जा रहा है, ये एक आइडिया, तो लिहाजा इस जुमले के अंदर हमारे पास एक ही क्लॉज है। परेशान नहीं होना है, मैं आपको ये तमाम बातें आगे एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। एग्जांपल मैंने वैसे नहीं लिखी, अभी के लिए सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो एक क्लास कहते हैं एक आइडिया को, जुमले के अंदर जरूरी नहीं कि एक ही आइडिया हो, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लॉज और जुमले का डिफरेंस भी आपको साथ साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जुमला कहते हैं। अच्छा, जुमले की पहचान कैसी की जाती है? जुमले का खात्मा किया जाता है तीन पंक्चुएशन मार्क पर। या जुमले को फुल स्टॉप पर ख़त्म किया जाता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क पर ख़त्म किया जाता है, या क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म किया जाता है। जब भी आप इन तीन मार्क्स में से किसी एक मार्क्स को देख ले तो समझ जाए कि यहाँ तक एक जुमला है। तो जहाँ से वो जुमला शुरू हुआ था और जहाँ पर ये तीन पंक्चुएशन मार्क में से कोई एक भी आ जाए तो समझ जाओ कि ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है। और इसके मुकाबले में अगर क्लास की बात करें तो एक क्लास एक सेंटेंस हो सकती है। जैसे कि अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल रहा है, ये एक ही क्लॉज है क्योंकि एक आइडिया है, और ये एक ही सेंटेंस है क्योंकि अली इज प्लेइंग क्रिकेट के बाद एक फुल स्टॉप आया है, और फुल स्टॉप क्या करता है, वो जुमले को खत्म करता है। तो लिहाजा एक क्लास के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर एक क्लास भी हो सकती है, एक सेंटेंस के अंदर दो क्लास भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है। ठीक है, मगर क्लॉज कहते हैं एक आइडिया को। सेंटेंस के अंदर जितनी आइडियाज बढ़ते रहेंगे उतने उसके अंदर क्लॉजेस बढ़ते रहेंगे। तो सेंटेंस आपने पहचान लिया, तीन पंक्चुएशन मार्क में से किसी एक पर सेंटेंस खत्म होता है, और क्लास भी आपने पहचान लिया, एक आइडिया की, एक आइडिया को एक क्लास कहते हैं। अब आपको मैं और मजीद आसान करके समझाता हूँ। एक क्लास की पहचान हम कैसे करते हैं? एक क्लास की पहचान की जाती है उसके अंदर वर्ब से। एक क्लास के अंदर मिनिमम एक वर्ब जरूर होता है। ठीक है, एक क्लास के अंदर कम से कम एक वर्ब जरूर होता है, या वर्ब फ्रेज भी हो सकता है, या वर्ब भी होता है, और अमूमन एक क्लास के अंदर सब्जेक्ट भी होता है। ये बात हमेशा नहीं होती। ठीक है, मुमकिन है आपने सुना कि एक क्लास के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होता है। ये बिल्कुल, ये जरूर वाला लफ्ज यहाँ से हटा दे क्योंकि ये गलत है। जरूर नहीं होता, हाँ अलबत्ता अमूमन होता है। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है उनके अलावा बाकी सब में ही एक सब्जेक्ट और एक वर्ब एक क्लास के अंदर जरूर होता है, मगर जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है उनके अंदर ये नहीं होता। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या है? सेंटेंस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ सेंटेंस के टाइप्स पर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो देख लेना, बड़ी करामत वीडियो। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होती है ये हुक्मिया जुमले होते हैं, इनको डायरेक्टली वर्ब से शुरू किया जाता है, और एक वर्ड भी एक सेंटेंस हो सकता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ सिट, तो इसका मतलब है बैठ जा। तो बैठना ये एक मुकम्मल आइडिया, तो लिहाजा ये एक सेंटेंस है कंप्लीट, और एक क्लॉज भी है। एक वर्ड अकेला एक पूरा क्लॉज हो सकता है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको कहता हूँ स्टैंड अप, दो वर्ड आ गए। अब दो वर्ड मिलकर क्या कर रहे हैं? एक मुकम्मल एक आइडिया पोर्ट्रे कर रहे हैं। इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब भी है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास एक क्लॉज है, एक सेंटेंस है। मैं आपको कहता हूँ गो एंड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ और मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ। तो अब ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, इसके अंदर दो क्लॉज है क्योंकि दो आइडियाज मौजूद है। एक है गो, जाओ, ये एक वर्ड अकेला ही पूरा क्लॉज है, गो जाओ। एंड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हमारे पास एंड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर दूसरा क्लॉज है, दूसरा आइडिया है कि जाओ, क्या करूं जाकर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। तो लिहाजा एक आइडिया एक क्लॉज हुआ, और तीन पंक्चुएशन मार्क यानी कि फुल स्टॉप, उसके अलावा एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क पर एक सेंटेंस का खात्मा होता है। तो सेंटेंस और क्लॉज आपने जान लिया।
ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ये तमाम की तमाम बातें हम जानेंगे, मगर मैं आपको यहाँ पर एक अहम बात बताता चलूँ कि इस बोर्ड पर हम बार बार गुजरेंगे, हर एक चीज़ को मैं आपको अलग समझाऊंगा। ठीक है, उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अगर मैं सारी चीज़ों को एक साथ समझाने लग जाऊँ, इसके टाइप्स और इसके पंक्चुएशन मार्क के जो रूल है, उसके अलावा जो बाकी कायदे व कवानीन है, तो फिर जो है ना ये बहुत बड़ा मेस बन जाएगा। फिर आपके लिए समझना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए समझाना तो खैर मैं तो समझा दूंगा, मगर आप उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपने क्लास के मुतालिक कई सारी वीडियो देखी है। सच कह रहा हूँ ना, तो क्या आपको समझ आया है? इसीलिए तो नहीं आया, सारी चीज़ें एक साथ घुसड़ रहे होते हैं। तो मैं आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें अलग समझाऊंगा। तो क्लास आपने पहचान लिया, सेंटेंस पहचान लिया। अब मैं आपको ये पहचानना सिखाऊंगा कि सेंटेंस के अंदर हम क्लॉज को कैसे पकड़ते हो। तो एग्जांपल्स पर आते हैं, इस बोर्ड पर हम बार बार जाएंगे, इसी के अंदर मैं तमाम चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्लॉज कहाँ तक होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान बता दूँ, फिर एग्जाम्पल्स पर आते हैं। एक क्लॉज के अंदर मिनिमम एक वर्ब जरूर होता है। अमूमन सब्जेक्ट भी होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अलावा। अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस को फिर हटा देते हैं, एक क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। ठीक है, अगर जुमले के अंदर दो सब्जेक्ट्स है और दो वर्ब है, तो इसका मतलब है जुमले के अंदर दो क्लॉजेस है। इसी तरह अगर तीन सब्जेक्ट्स है और तीन वर्ब्स है, तो इसका मतलब ये जुमले के अंदर तीन क्लॉजेस है। अच्छा, यहाँ पर वर्ब में आप ये मुगालते में ना पड़ जाना कि अली इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इज और प्लेइंग ये दो वर्ब है, तो लिहाजा दो आइडियाज नहीं, ये इज प्लेइंग मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं, ये एक वर्ब फ्रेज है हमारे पास। अब आप सोचोगे सर ये तो अब मुश्किल होगी, अब कैसे पहचानेंगे कि दो वर्ब जो है ना ये कौन कौन सी वर्ब अलग होती है? तो बड़ा ही आसान है, क्लॉज के अंदर वर्ब की पहचान बड़ी आसान है। अच्छा, क्लोजेस को जब अलग किया जाता है ना, तो दो तरह से किया जाता है। या तो किसी कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स जो कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि एंड ले लो, बट ले लो, सो ले लो, इफ ले लो, बिकॉज ले लो, तो ये कंजंक्शन है, जैसे और भी कई सारे। ठीक है, तो अगर एक कंजंक्शन जुमले के अंदर, जुमले के बीच में किसी कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, और इस कंजंक्शन से पहले भी एक वर्ब का इस्तेमाल किया गया और इस कंजंक्शन के बाद भी एक वर्ब का इस्तेमाल किया गया, तो इसका मतलब ये है कि इस जुमले के अंदर दो आइडियाज है, यानी कि दो क्लासेज है। ठीक है, ये कंजंक्शन की पहचान बड़ी आसान पहचान है, क्लॉज की पहचान। और इसके अलावा अगर कोई कंजंक्शन नहीं है, तो फिर हमारे पास कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है अमूमन। ये जो कॉमा होता है, अमूमन कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कॉमे से पहले एक वर्ब मौजूद है और कॉमे के बाद भी एक वर्ब मौजूद है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस जुमले के अंदर भी हमारे पास दो क्लॉजेज है। इसी तरह जितने भी क्लॉजेज बढ़ते जाएंगे, या कंजंक्शंस आते जाएंगे उनके बीच में, या कॉमे आते जाएंगे। तो आसान सी पहचान है, कॉमे से पहले एक वर्ब देखना है, या कंजंक्शन से पहले एक वर्ब और कंजंक्शन के बाद वर्ब, या कॉमे के बाद वर्ब, तो मतलब है कि हमारे पास दो क्लॉजेज मौजूद है। तो ये इनकी पहचान है। अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स पर बढ़ता हूँ, यहाँ से आपको पकड़ना सिखाता हूँ कि कैसे हम क्लॉजेज को अलग करते हैं। एक आइडिया एक क्लॉज, दूसरा आइडिया दूसरा क्लॉज, तो दोनों आइडियाज को अलग कर दो, एक क्लॉजेज अलग हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो पहला जुमला मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है, आई गेव हिम अ पेन। मैंने उसे एक पेन दिया, फिर फुल स्टॉप आ गया। फुल स्टॉप का मतलब ये है, यानी कि पीरियड, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक ही सेंटेंस है, एक ही जुमला है। ठीक है। अच्छा, ये कंजंक्शन मैंने यहाँ पर लिखे, कुछ और भी लगाने वाला, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि स्लाइड पर हम बार बार गुजरने वाले हैं। ठीक है, तो आई गेव हिम अ पेन, मैंने उससे पेन दिया। तो इस जुमले के अंदर अगर देखा जाए, तो एक वर्ब है हमारे पास गेव, और एक सब्जेक्ट है हमारे पास आई। तो इस जुमले के अंदर सिर्फ एक ही वर्ब है और एक ही सब्जेक्ट है, किसी किस्म का कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही किसी कॉमे वगैरह का इस्तेमाल किया, तो एक ही आइडिया है, आई गेव हिम अ पेन। देखो, समझने के लिहाज से भी अगर थोड़ा सा गौर करें तो पता चल जाता है, एक ही आइडिया, मैंने उससे पेन दिया। इस जुमले के अंदर से पेन देने की बात की गई है और दूसरा कोई भी आइडिया मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक क्लॉज है यहाँ तक, और ये एक सेंटेंस भी है। ठीक है। इसी तरह अगला जुमला है हमारे पास, ही केम इन एंड अली वेंट आउट। ही केम इन, वो अंदर आया, एंड अली वेंट आउट, और अली बाहर चला गया। वो अंदर आया और अली बाहर चला गया। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरी अहम बात बता दूं कि जब भी किसी कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ना क्लॉजेस के अंदर, तो कंजंक्शन के बाद वाला जो हिस्सा होता है, जो कंजंक्शन के बाद वाला होता है, तो कंजंक्शन को उसके साथ मिलाया जाता है, यानी कि उससे पहले वाले हिस्से के साथ कंजंक्शन को नहीं मिलाया जाता। जब आप क्लॉजेस को अलग करोगे, तो कंजंक्शन के बाद वाला हिस्सा जो है उस कंजंक्शन को बाद वाले हिस्से के साथ मिलाया जाएगा। अगर कंजंक्शन जुमले के शुरू में है, तो जुमले का शुरू वाला हिस्सा जो है उसको कंजंक्शन के साथ मिलाया जाएगा, और अगर कंजंक्शन जुमले के बीच में है, तो जो कंजंक्शन के बाद वाला हिस्सा है उसको कंजंक्शन के साथ मिलाएंगे। तो मैंने आपको समझाया था, बड़ा ही आसान है। कंजंक्शन आपने देख लिया, कंजंक्शन के पीछे एक वर्ब मौजूद है और कंजंक्शन के बाद भी एक वर्ब मौजूद है, लिहाजा यहाँ पर दो आइडियाज है। और दूसरी अगर हम देखें, गौर करें, तो बड़ा ही आसान है। ही केम इन, वो अंदर आया, एक आइडिया है, एंड अली वेंट आउट, और अली बाहर चला गया। वो अंदर आया, एक आइडिया, और अली वेंट आउट, अली बाहर चला गया, दो आइडियाज। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन जो है इसको हम दूसरे आइडिया के साथ मिलाएंगे, ये रूल है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ तक हमारे पास एक आइडिया बनता है, ही केम इन, वो अंदर आया, एंड अली वेंट आउट, अली बाहर चला गया, दूसरा आइडिया। दूसरी आसान पहचान, इसके अंदर अपना एक वर्ब मौजूद है, इसके अंदर भी अपना एक वर्ब मौजूद है, और इसके अंदर भी अपने सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी अपना एक सब्जेक्ट मौजूद है। तो लिहाजा ये एक क्लास होगी हमारे पास, ये दूसरी क्लास होगी।
अब ये कौन सी क्लासेज है उन पर बाद में आते हैं, पहले मैं सिर्फ आपको क्लास पकड़ना सिखाता हूँ, ठीक है। इस वक्त हम क्लास पकड़ना सीख रहे हैं, क्लास को कैसे पकड़ेंगे। अच्छा, इसी तरह आई नो दैट ही इज अ गुड बॉय, मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छा लड़का है। तो अगर गौर करें तो हमें पता चल जाएगा कि दो आइडियाज है, एक है मेरा जानना, मैं जानता हूँ, और दूसरा क्या जानता हूं मैं, कि वो एक अच्छा लड़का है। तो एक है उसका अच्छा लड़का होना एक आइडिया, दूसरा है मेरा जानना, तो दो हमारे पास क्लॉजेस है। अच्छा, आपको एक दूसरी बात बता दूं कि जो कंजंक्शंस हमारे पास होते हैं ना, ये सिर्फ एंड, बट, और, सो, यट ये नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं। जो एडवर्ब्स होते हैं ये भी कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। उसके अलावा जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, वो भी हमारे पास कंजंक्शन की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो जब भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा तो उनको भी हम कोऑर्डिनेटर जो है ना उनको हम कंसिडर करेंगे। वो कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं, सॉरी सबऑर्डिनेटर, तो सबऑर्डिनेटर क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में समझाने वाला हूं, मगर वो कंजंक्शन की तरह काम करते हैं, इतना आप याद रखो। अच्छा, आई नो मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, दैट ही इज अ गुड बॉय, कि वो एक अच्छा लड़का है। तो यहां तक अगर देखा जाए तो ये एक वर्ब है, इसके साथ में एक सब्जेक्ट है, और उसके अलावा ये एक वर्ब है, इसके साथ अपना एक सब्जेक्ट है। तो लिहाजा जुमले के अंदर दो क्लॉज है, क्लॉज कैसे अलग करेंगे। तो अगर देखा जाए तो एक आइडिया कहाँ तक बनता है, आई नो मैं जानता हूं, यहाँ तक एक आइडिया बनता है। दूसरा बनता है दैट ही इज अ गुड बॉय, ये यहाँ पर कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आई नो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, दैट ही इज अ गुड बॉय, तो ये हमारे पास एक आइडिया होगी। दैट ही इज अ गुड बॉय ये हमारे पास दूसरा आइडिया हो गया। दोनों के अंदर अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब मौजूद है। अच्छा, क्लास के अंदर एक जो दूसरी अहम बात है जो कि बड़ी अहम है, फ्रेज के वीडियो में वो आप जान चुके हो। अगर आपने फ्रेज की वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेना। बड़ी करामत वीडियो है, लंबी ज़रूर है, मगर उसके अंदर फ्रेज के आपके जितने भी सवाल थे वो सब खत्म हो जाएंगे। उसके अंदर मैं आपको ये भी समझाता है कि फ्रेज के अंदर भी एक वर्ब और एक सब्जेक्ट आ सकते हैं, मगर फ्रेज के अंदर वर्ब और सब्जेक्ट का आना और क्लास के अंदर वर्ब और सब्जेक्ट का आना जो है, इनमें फर्क क्या है। फ्रेज के अंदर जब सब्जेक्ट और वर्ब आता है तो उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं होता, वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट नहीं होता। और जब क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, और ये जरूर होना चाहिए। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, मैं मुख्तसरन से आपको बता देता हूँ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो अगर हमने सब्जेक्ट ही लिया है तो हम इसके साथ इज का इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर हमने सब्जेक्ट आई लिया है तो हम इसके साथ एम का इस्तेमाल करेंगे, हम इसके साथ इज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते आई इज गोइंग टू स्वात या ही आर गोइंग टू स्वात, ये गलत है। तो इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर सब्जेक्ट जिस तरह होगा उस तरह का वर्ब आएगा। तो क्लास के अंदर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरूर होता है, और इसका इसका ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आई आया है तो साथ में नो आया है, अगर इसको आई को हम ही कर दे तो फिर बन जाएगा नोस, आई नो ही नोस, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इसी तरह ही आया तो साथ में इज आया, तो एक वर्ब एक सब्जेक्ट, एक वर्ब एक सब्जेक्ट, दो क्लॉजेज हमारे पास होगी, ठीक है। अगला जुमला है हमारे पास, ही बॉट द कार विच आई रिकमेंडेड हिम, उसने वो गाड़ी खरीद ली जो मैंने उसको रिकमेंड की, यानी जो जो गाड़ी मैंने उसको रिकमेंड की उसने वो खरीद ली। तो आप बखूबी देख पा रहे हो दो आइडियाज है, एक है उसकी गाड़ी खरीदने का, और दूसरा आइडिया है मेरी रिकमेंडेशन का, कि मैंने जो रिकमेंड किया उसने वो खरीदी। अच्छा, तो आइडिया कहाँ तक आएगा। अच्छा, हम इसको जहन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कि आइडिया कहाँ तक है। अच्छा, ही बॉट द कार, उसने गाड़ी खरीदी। अगर देखा जाए तो यहाँ तक हमारे पास एक आइडिया बनता है। विच आई रिकमेंडेड हिम, जो मैंने उसको रिकमेंड की। तो ये विच क्या कर रहा है, ये भी यहाँ पर हमारे पास कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो ये कंजंक्शन को हम दूसरे आइडिया के साथ मिला देंगे, एक वर्ब है इसके साथ, अपना एक सब्जेक्ट है, इसी तरह एक वर्ब है और अपना एक सब्जेक्ट है। तो ये एक आइडिया बन गया हमारे पास, ये दूसरा आइडिया बन गया। ही बॉट द कार, उसने गाड़ी खरीद ली। विच आई रिकमेंडेड हिम, जो मैंने उसको रिकमेंड की। तो एक आइडिया यानी कि एक क्लास, और ये दूसरी आइडिया यानी कि दूसरी क्लास हमारे पास। इसी तरह ड्यू टू हैवी रेन, बारिश की वजह से, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा पाया। तो आप बखूबी देख पा रहे हो कि भाई कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, एक कॉमे का इस्तेमाल किया गया है। तो लिहाजा कामा क्या करता है, जब दो क्लॉजेस के बीच में आता है तो कामा क्लॉजेस को ब्रेक करता है। मैं आपको समझाता हूँ, कंजंक्शन और कामा जो दोनों जो है ये क्लॉज को ब्रेक करता है। इसी तरह यहाँ पर भी है, ये जो विच है ये कंजंक्शन है हमारे पास, ये जो डेट है ये हमारे पास कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन और उसके बाद जो आया हुआ पार्ट है वो उसका हिस्सा होता है, कंजंक्शन इसके बाद वाला पार्ट हिस्सा है। मगर ये कॉमा जो आता है ये इसको बाद वाले के साथ हम शुमार नहीं करते, इसको पहले वाले के साथ शुमार किया जाता है। कंजंक्शन को बाद वाले के साथ शुमार किया जाता है और कामे को पहले वाले के साथ शुमार किया जाता है। तो लिहाजा यहाँ तक हमारे पास एक आइडिया बनता है और इसके बाद दूसरा आइडिया। और वैसे भी अगर ज़हन लड़ाए तो आप पता चल ही जाता है, ड्यू टू हैवी रेन, बारिश की वजह से या तेज बारिश की वजह से या बहुत बारिश की वजह से, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा पाया। तो ये एक आइडिया है, ये हमारे पास दूसरा आइडिया है। तो इसके अंदर दो क्लासेस होगी। इसी तरह माई प्रॉब्लम इज दैट नो वन अंडरस्टैंड्स मी, मेरा मसला है, क्या मसला है, मेरा मसला है, एक क्लास,
क्या है, दैट नो वन अंडरस्टैंड्स मी, कि मुझे कोई नहीं समझता। तो लिहाजा ये एक आइडिया हो गई, ये हमारे पास दूसरी आइडिया होगी। अब जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। ही लॉस्ट द बुक, उसने बुक गुमा दी, विच आई हैड परचेज फॉर हिम, जो मैंने उसको खरीद कर दी थी। ही लॉस्ट द बुक, उसने बुक गुमा दी, एक आइडिया है। विच आई हैड परचेज फॉर हिम, जो मैंने उसको खरीद कर दी थी, दूसरा आइडिया। तो एक क्लॉज यहाँ तक होगी और इसके बाद दूसरी क्लॉज होगी। बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल, उसने, क्योंकि उसने अच्छी स्टडी नहीं की, अली फेल द टेस्ट, अली ने टेस्ट फेल कर दिया। बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल, एक आइडिया है हमारे पास, क्योंकि उसने अच्छी स्टडी नहीं की। अली फेल द टेस्ट, अली ने टेस्ट फेल कर दिया, दूसरा आइडिया हमारे पास। अच्छा, अली वॉज वेरी हैप्पी, अली बहुत खुश था, एक आइडिया है। व्हेन ही गॉट एडमिशन, जब उसको दाखिला मिला। अली वॉज वेरी हैप्पी, अली बहुत खुश था। व्हेन ही गॉट एडमिशन, जब उसको दाखिला मिला या जब उसने दाखिला लिया। तो ये हमारे पास एक आइडिया, ये हमारे पास दूसरा आइडिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्लॉजेस को पकड़ना सीख गए होंगे कि क्लॉज को किस तरह पकड़ा जाता है। और आसान बात ये है, कंजंक्शन देखिए, और कंजंक्शन अगर बीच में आया है और कंजंक्शन से पहले भी एक वर्ब है, बाद में भी एक वर्ब है, तो लिहाजा दो क्लॉजेस है और कंजंक्शन को हम दूसरे क्लास के साथ मिला देंगे, उस क्लास के साथ मिलाएंगे कि जिसके बाद कंजंक्शन का इस्तेमाल जिसके शुरू में किया गया। कंजंक्शन का इस्तेमाल जुमले के शुरू में भी किया जाए तो तब भी क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर किया गया, बिकॉज का इस्तेमाल किया गया, कंजंक्शन है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हमने इस बिकॉज के साथ ही मिलाया, बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल। तो ये पूरा का पूरा पार्ट, क्योंकि कंजंक्शन के बाद आने वाला जो हिस्सा होता है उसको कंजंक्शन के साथ मिलाया जाता है, तो लिहाजा ये कंजंक्शन इसके बाद वाला हिस्सा जो है ये इसके साथ मिला है। इसके बाद कॉमे का इस्तेमाल किया, क्यों किया गया, मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ कि क्यों कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरे आइडिया हमने शुरू किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्लॉज पहचान गए, सेंटेंस भी पहचान गए, क्लॉज को पकड़ना भी पहचान गए, ठीक है। अब चलो मैं आपको क्लॉज के कुछ टाइप्स बता देता हूँ, यानी कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लॉज है, जो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, ये समझा देता हूँ। बाकी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज इसके बाद समझाऊंगा, इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा, ठीक है। दूसरी वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी के अंदर समझाऊंगा मैं, और उससे पहले फिर मैं आपको पंक्चुएशन मार्क समझाऊंगा। तो पहले इनके टाइप्स सीख लेते हैं, इसके बाद पंक्चुएशन के जो रूल्स हैं कि कहाँ पर कॉमा लगाएंगे, कहाँ पर नहीं लगाएंगे, कहाँ पर कंजंक्शन लगता है, कब कंजंक्शन कहाँ पर आते हैं, तो कौन सा कॉमा लगता है, इस किस्म की बातें पहले सीखेंगे, फिर बाद में बाकी टाइप्स पर जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले एक जो बुनियादी टाइप है वो जान लेते हैं। तो दो किस्म के क्लासेस होते हैं हमारे पास, एक होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और एक हमारे पास होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो वर्ड डिपेंडेंट को जान लेते हैं और इंडिपेंडेंट को जान लेते हैं कि भाई वर्ड डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, तो क्लॉज को पकड़ना आसान हो जाएगा। तो डिपेंडेंट कहते हैं आज़ाद को, इंडिपेंडेंट कहते हैं खुद मुख्तार को, कि जिसका इख्तियार खुद पर हो, जिसका इख्तियार किसी दूसरे के पास ना हो, जो कि खुद स्टैंड कर सकता हो, जिसमें खुद इतनी कैपेबिलिटी हो, इतनी सलाहियत हो कि वो अकेला ही काफ़ी हो, तो वो हमारे पास कहलाता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। और डिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट वो होता है हमारे पास कि जो दूसरे पर इन्हिसार करता हो, जो आज़ाद ना हो, जो खुद मुख्तार ना हो, जिसके लिए फैसले दूसरे लेते हो। ये आम वर्ड्स की आपको बता रहा हूँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। क्लॉजेज में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कुछ इसी तरह के हैं। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, ये ऐसे क्लॉजेज होते हैं कि ये खुद ही स्टैंड कर सकते हैं, इनको किसी भी डिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती, ये उनके बगैर भी क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, अपनी मीनिंग पूरी तरीके से दे पा रहे होते हैं। और जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, ये कंप्लीट नहीं होते, ये इन्हिसार करते हैं दूसरी क्लॉज पर, कि जब तक इनके साथ किसी दूसरी क्लॉज को मिलाया ना जाए तो तब तक अपनी मीनिंग पूरी नहीं देते। अब तक अभी फिलहाल एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, फिर बाकी जो है ना, बाकी बातें भी समझ नहीं आती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक जुमला है, ही लॉस्ट द बुक। वैसे तमाम में ये फॉलो हो सकता है, मगर मैं ये थोड़ा सा आसान है ताकि आप आसानी से इसको पकड़ पाओ। ही लॉस्ट द बुक, उसने बुक को दी, उसने किताब को दी, एक आइडिया है। विच आई हैड परचेज फॉर हिम, जो मैंने उसको खरीद कर दी थी। तो इस जुमले के अंदर अगर आप देखो, इस पार्ट को अगर हम पूरे को हटा भी दे, विच आई हैड परचेज फॉर हिम, तो ये पार्ट जो है ये खुद में ही मुकम्मल है, कंप्लीट है। ही लॉस्ट द बुक, उसने किताब गुमा दी, आइडिया कंप्लीट है, किसी किस्म का कोई सवाल नहीं उठता, किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है, उसने किताब गुमा दी, बात खत्म। मगर क्या हो अगर हम इस पूरे पार्ट को हटा दें, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कैसी क्लॉज है कि जिसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बाकी बात आप बाद में आपको समझाता हूँ, ठीक है मैं। अच्छा, तो ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या हो अगर हम इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को हटा दें, अकेला इसको ले लें, विच आई हैड परचेज्ड फॉर हिम, जो मैंने उसको खरीद कर दी थी। अगर मैं आपसे कहूँ डायरेक्ट आगे कि जो मैंने उसको खरीद कर दी थी और चला जाऊँ, तो क्या आप समझ जाओगे मैंने क्या कहना चाहा?
हरगिज़ नहीं, आप कभी नहीं समझ पा सकते। उसकी वजह ये है कि ये क्लॉज हमारे पास डिपेंडेंट है, एक ऐसी क्लॉज है जो इन्हिसार करती है दूसरी क्लॉज पर, कि जिसको एक दूसरी क्लॉज की ज़रूरत है। जब तक इसके साथ दूसरी क्लॉज मिल ना जाए तब तक ये अपनी मीनिंग पूरी नहीं देती। तो ये अपनी मीनिंग पूरी तब देगी जब इसके साथ हम इस क्लॉज को मिलाएंगे। तो लिहाजा ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज, किसी को इसको ज़रूरत नहीं है किसी की, और ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपने मुख्तसर सा जान लिया, अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। अच्छा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हमारे पास ऐसे, दरअसल ऐसे क्लासेज हमारे पास बुनियादी तौर पर जो क्लासेज है वो तीन किस्म की हैं। एक हमारे पास होती है कोऑर्डिनेट क्लास, एक हमारे पास, बल्कि दो किस्म की है, तीसरी बात आपको बाद में समझाता हूँ। एक हमारे पास होती है कोऑर्डिनेट क्लास और एक हमारे पास होती है सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। और एक इसके अलावा भी होती है जिसे हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं या मेन क्लास कहते हैं, बल्कि ये तीनों एक साथ समझाता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास होती है मेन क्लास, एक होती है कोऑर्डिनेट क्लास, एक होती है सबऑर्डिनेट क्लास। अब ये तीनों चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, आपने थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि बड़ी अहम बात है। इसको अगर आप नहीं समझ पाए तो आगे आप कुछ भी नहीं समझोगे। अच्छा, ये जो मेन क्लॉज हमारे पास होती है ना, जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, ये एक ऐसी क्लॉज होती है कि इसको किसी कंजंक्शन से शुरू नहीं किया गया होता, यानी कि इसको डायरेक्टली हम नॉर्मली किसी सब्जेक्ट से, यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू करते हैं, अमूमन, हमेशा तो नहीं, अमूमन ही। या अगर ये हमारे पास सवालिया है तो इसको एक वर्ब से भी शुरू किया जा सकता है, इम्पेरेटिव है तो भी इसको एक वर्ब से शुरू किया जा सकता है, मगर इसको किसी कंजंक्शन से शुरू नहीं किया गया होता है, किसी किस्म का कंजंक्शन से इसको शुरू नहीं किया गया होता। तो ये हमारे पास कहलाती है प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। इसके अलावा बची दो क्लासेस हमारे पास, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है ये हमेशा ही हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है। हमेशा जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, जैसे कि इस एग्जांपल में आपने देखा, ही लॉज द बुक, एक सब्जेक्ट से शुरू किया गया, ही एक प्रोनाउन है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये हमेशा क्या होती है, हमेशा जब जो भी प्रिंसिपल क्लॉज होगी ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होगी, इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, इस प्रिंसिपल क्लॉज के अलावा हमारे पास दो क्लासेस और आती है, एक हमारे पास एक कोऑर्डिनेट क्लास, एक है सबऑर्डिनेट क्लास। इनकी पहचान भी बड़ी आसान है। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कोई क्लास शुरू होती है तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लास कहलाती है, और अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से के अलावा यानी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से कोई क्लास शुरू होती है तो वो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास कहलाती है। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या, सबऑर्डिनेट क्या है, ये भी बता रहे तो बड़ा ही आसान है। दरअसल जो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लास है ना इंग्लिश के अंदर, वो कुल 7 है, सॉरी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो है वो कुल 7 हैं। इन्हें हम याद रखते हैं एक फार्मूले से जिसे हम कहते हैं फैन बॉयस, ठीक है। एफ से हमारे पास 4 आता है, फैन बॉयस, FANBOYS, ठीक है। ए से एंड आता है, एन से नोर आता है, बी से बट आता है, ओ से हमारे पास और आता है, वाई से यट आता है, और इसके अलावा इस से हमारे पास सो आता है। तो ये जो कंजंक्शंस है ये हमारे पास कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ये 7 कंजंक्शंस, इंग्लिश के अंदर फ़कत 7 कंजंक्शंस ऐसे हैं जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। फॉर, एंड, नोर, बट, और, यट, सो, इनको याद रखा जाता है फैन बॉयस फार्मूले से। फैन बॉयस, फॉर में से एफ, एंड में से ए, नोर में से एन, यानी कि FAN फैन, BOYS बॉयस, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखा जाता है। तो ये जो 7 कंजंक्शन है ये हमारे पास कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो जब भी कोई क्लास इन 7 कंजंक्शन में से किसी एक से शुरू हो तो वो क्लास हमारे पास कहलाएगी कोऑर्डिनेट क्लास। जब भी कोई क्लास इन 7 कंजंक्शन में से किसी एक से शुरू हो तो वो हमारे पास कहलाएगी कोऑर्डिनेट क्लास। और अगर कोई क्लास इन कंजंक्शन के अलावा, इस वक्त जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे इन बाकी कंजंक्शन से शुरू होती है, या इन कंजंक्शन से अलावा किसी भी कंजंक्शन से शुरू होती है, तो वो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास कहलाती है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये बड़ी आसान है। इन 7 के अलावा जितने भी कंजंक्शंस हैं ये तमाम के तमाम हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, इन्हें हम सबऑर्डिनेटर्स कहते हैं। सो जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे ये तमाम के तमाम सबऑर्डिनेटर्स हैं। ये और इन जैसे और भी कई सारे, ये क्योंकि एडवर्ब भी जो होते हैं वो भी कंजंक्शन की तरह काम कर सकते हैं। रिलेटिव एडवर्ब हो गए, इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन की तरह काम कर सकते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जितने भी है ये तमाम के तमाम हमारे पास सबऑर्डिनेटर कहलाते हैं। ये 7 कोऑर्डिनेटर और इनके अलावा जितने भी है ये तमाम के तमाम हमारे पास सबऑर्डिनेटर कहलाते हैं। तो अगर कोई क्लास का आगाज सबऑर्डिनेटर से किया गया है तो वो हमारे पास कहलाएगी सबऑर्डिनेट क्लास। किसी क्लास का आगाज किसी भी कंजंक्शन से नहीं किया गया है तो वो हमारे पास प्रिंसिपल क्लास होती है या मेन क्लास होती है। किसी क्लास का आगाज हमारे पास कोऑर्डिनेटर से किया गया है, इनमें से किसी कंजंक्शन से किया गया तो कोऑर्डिनेट क्लास कहलाएगी। अगर किसी क्लास का आगाज हमारे पास इनके अलावा किसी कंजंक्शन से किया गया तो वो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगी, क्योंकि इनके अलावा जितने भी कंजंक्शन है ये तमाम के तमाम हमारे पास सबऑर्डिनेटर्स है।
अच्छा, तो अब बढ़ते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की तरफ। जो पहले तो मैं आपको समझा तो चुका था कि भाई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होती है, वो बात अपनी जगह ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको मजीद इसके अंदर और कुछ बताने वाला हूँ। तो जो हमारे पास इन कंजंक्शन जब कोई क्लास शुरू होती है, यानी कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लासेज है, ये तमाम की तमाम भी हमारे पास प्रिंसिपल क्लास की तरह इंडिपेंडेंट है। कोऑर्डिनेट क्लासेस जितनी भी ये तमाम के तमाम हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है। अगर किसी इन कंजंक्शन से कोई क्लास शुरू हुई है तो वो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट है। प्रिंसिपल क्लास भी इंडिपेंडेंट होती है, जो मेन क्लास होती है वो भी इंडिपेंडेंट होती है, और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेट क्लास होती है वो भी इंडिपेंडेंट होती है। जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लासेस है वो कौन सी है, वो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास है। तमाम की तमाम सबऑर्डिनेट क्लास, जितनी भी क्लासेस ऐसी है कि जिनको किसी सबऑर्डिनेटर से शुरू किया गया हो, तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास कहलाती है। वो हमारे पास डिपेंडेंट क्लास कहलाती है, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं होती। तो मेन क्लास जो होगी ये हमेशा ही हमारे पास इंडिपेंडेंट होगी, कोऑर्डिनेट क्लास हमेशा ही हमारे पास इंडिपेंडेंट होगी, और जो सबऑर्डिनेट क्लास है ये हमेशा ही हमारे पास डिपेंडेंट होगी। तो आपने इनको जान लिया, कोऑर्डिनेट क्लास क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है, मेन क्लास क्या होती है, डिपेंडेंट क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्या होती है। अब एग्जांपल्स पर बढ़ते हैं ताकि मैं आपको ये चीज़ें एग्जांपल से समझाऊं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक जुमला है, आई गेव हिम अ पेन। तो आपको पता है कि ये एक ही सेंटेंस है और इसके अंदर सिर्फ एक ही आइडिया मौजूद है, एक वर्ब एक सब्जेक्ट, तो लिहाजा ये हमारे पास एक ही क्लॉज है। और मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर जुमले के अंदर सिर्फ एक ही क्लॉज होगी तो वो हमारे पास मेन क्लॉज होगी या प्रिंसिपल क्लॉज होगी। तो लिहाजा ये जो जुमला है इसके अंदर जो हमारे पास क्लॉज है, बल्कि ग्रीन से लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे, इसके अंदर जो हमारे पास क्लॉज है ये हमारे पास कहलाती है प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये हमारे पास इसके अंदर सिर्फ एक ही आइडिया है। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास जुमला है, ही केम इन, वो अंदर आया, एंड अली वेंट आउट, और अली बाहर चला गया। तो ही केम इन एक आइडिया है, किसी कंजंक्शन से शुरू नहीं किया गया इसको, तो लिहाजा यहाँ से यहाँ तक ये जो आइडिया है ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है। और इसके अलावा ये जो आइडिया है, एंड अली वेंट आउट, ये दूसरा आइडिया है, इसको एक कोऑर्डिनेटर से शुरू किया गया है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू किया गया है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अच्छा, इसके अलावा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात करें तो ये भी हमारे पास प्लस, अच्छा ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लास तो है। प्रिंसिपल क्लास होने के साथ साथ ये कौन सी क्लास है हमारे पास, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लास, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लास भी है और इंडिपेंडेंट क्लास भी है। इसी तरह ये भी कोऑर्डिनेट हमारे पास प्रिंसिपल क्लास है, प्रिंसिपल क्लास हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, ये भी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है। और इसके अलावा ये जो है ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट क्लास है, और मैं आपको समझा चुका कोऑर्डिनेट क्लास भी हमेशा ही इंडिपेंडेंट होती है, इसको भी किसी दूसरी चीज की जरूरत हो नहीं पड़ती। तो ये कोऑर्डिनेट क्लास होने के साथ साथ हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास भी है। देखो, अली केम इन, अली अंदर आया, एंड ही केम इन, वो अंदर आया, एंड अली वेंट आउट, और अली बाहर चला गया। और अली बाहर चला गया, ये भी हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंस दे रही। उसके अलावा जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट और ये जो डिपेंडेंट है ये हमेशा ही, जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है ये हमेशा ही अपनी मीनिंग, अच्छा ये तो अपनी मीनिंग हमेशा पूरी नहीं देती, ये तो ठीक है, ये जरूरी है, मगर ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो हमेशा ही अपनी मीनिंग पूरी दे। कभी कभार इंडिपेंडेंट क्लॉज भी अपनी मीनिंग पूरी नहीं देती, हमें उसको देखकर समझ में नहीं आता क्या है, मगर रूल्स याद कर लो, आसान सी बात है। रूल्स क्या है, अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हुआ है तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगी, बस बात खत्म। और इसके अलावा अगर किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं हुआ है, ख्वाह वो अपनी मीनिंग पूरी दे या मीनिंग पूरी ना दे, तो वो भी हमारे पास क्या कहलाएगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगी। इस तरह आगे बढ़ते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, एक क्लॉज है हमारे पास, चूंकि ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है, इस किसी को भी कंजंक्शन से शुरू नहीं किया गया। और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है हमारे पास, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, दैट ही इज अ गुड बॉय, कि वो एक अच्छा लड़का है। तो दैट ही इज अ गुड बॉय, तो दैट क्या है हमारे पास, क्या ये दैट हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स में से है, हरगिज नहीं। अगर ये कोऑर्डिनेटर्स में से नहीं है तो ये हमारे पास सबऑर्डिनेटर हुआ। इन सात के अलावा जितने भी है वो तमाम के तमाम हमारे पास सबऑर्डिनेटर है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हुई जो क्लास होती है वो कौन सी क्लास होती है, वो सबऑर्डिनेट क्लास होती है। सबऑर्डिनेट क्लास प्लस हमारे पास ये डिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लास हमेशा ही डिपेंडेंट होती है, ये कभी भी मुकम्मल और कंप्लीट नहीं होती। सबऑर्डिनेट है तो ये हमारे पास डिपेंडेंट होगी। इसी तरह ही बॉट द कार, उसने एक गाड़ी खरीदी, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है। और प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज है साथ में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। विच आई रिकमेंडेड हिम, जो मैंने उसको रिकमेंड की, तो ये विच, क्या ये विच जो है ये हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स में है,
हरगिज नहीं है। अगर ये कोऑर्डिनेटर्स में नहीं है तो ये सबऑर्डिनेटर हुआ, क्योंकि इनके अलावा जितने भी तमाम सबऑर्डिनेटर है, तो लिहाजा ये एक सबऑर्डिनेट क्लास हुई। और सबऑर्डिनेट क्लास होने के साथ साथ ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज भी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, डिपेंडेंट क्लॉज भी है। इसी तरह ड्यू टू हैवी रेन, एक एडवर्ब का इस्तेमाल शुरू में किया गया। ड्यू टू एडवर्ब भी कंजंक्शन की तरह काम करते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइस की तरह काम करें, दोनों आइडियाज के बीच में लिंक का काम करे, तो लिहाजा कंजंक्शन वो क्यों, ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती ही कंजंक्शन से, तो लिहाजा एडवर्ब कंजंक्शन की तरह काम करता है। तो लिहाजा क्या ये फैन बॉयज में से है? नहीं है। अगर ये फैन बॉयज में से नहीं है तो ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है हमेशा हमारे पास क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज भी। और इसके अलावा ये जो बाकी दूसरी क्लॉज है, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा पाया, तो इसको किसी कंजंक्शन से शुरू नहीं किया है, डायरेक्ट किसी सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, तो ये हमारे पास मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास कह लो, आप मेन क्लास भी कह सकते हो, प्रिंसिपल क्लास। और इसके अलावा जो प्रिंसिपल क्लास होती है ये हमेशा क्या होती है हमारे पास, इंडिपेंडेंट क्लास होती है। प्रिंसिपल क्लास हमेशा ही इंडिपेंडेंट क्लास होगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, माई प्रॉब्लम इज, मेरा मसला है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट हो वो हमेशा इंडिपेंडेंटली बिहेव करे। इंडिपेंडेंटली बिहेव करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसके लिए बस ये पहचान है। तो यहाँ पर आप बखूबी देख पा रहे हो किसी कंजंक्शन से इसको शुरू नहीं किया गया है। माई प्रॉब्लम इज, मेरा मसला है। अगरचे बात आधी अधूरी है, बात मुकम्मल नहीं है, मगर फिर भी हमारे पास ये प्रिंसिपल क्लॉज है। बावजूद इसके प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि इसको किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं किया गया। तो प्रिंसिपल क्लॉज है, और प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा क्या होती है हमारे पास, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा ही हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। और इसके अलावा दैट नो वन अंडरस्टैंड्स मी, मुझे कोई नहीं समझता, तो दैट जो है ये हमारे पास एक सबऑर्डिनेटर है, तो लिहाजा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा ही हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इसी तरह ही लॉस्ट द बुक, उसने बुक को दी, तो ये देख रहे हो किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं की है, तो प्रिंसिपल क्लॉज होगी। और प्रिंसिपल क्लॉज होने के साथ साथ ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और क्लॉज है। अच्छा, यहाँ पर सी लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज भी है, साथ में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह विच आई हैड परचेज फॉर हिम, जो मैंने उसको खरीद कर दी थी, तो विच एक कंजंक्शन है। क्या इनमें से फैन बॉयज में से है? नहीं है। अगर फैन बॉयज में से नहीं है तो ये हमारे पास एक सबऑर्डिनेटर्स है, तो लिहाजा सबऑर्डिनेट क्लास। और जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है ये हमेशा क्या होती है, ये डिपेंडेंट क्लास होती है, ये डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है दूसरी पर। विच आई हैड परचेज फॉर हिम, जो मैंने उसको खरीद कर दी थी। इसी तरह दैट नो वन अंडरस्टैंड मी, कि मुझे कोई नहीं समझता, कि मुझे कोई नहीं समझता, ठीक है। और इसको देख लो, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा पाया, अपनी मीनिंग पूरी दे रहे हैं। विच आई रिकमेंडेड हिम, जो मैंने उसको रिकमेंड की, ठीक है। तो लिहाजा इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। इसी तरह बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल, क्योंकि उसने सही स्टडी नहीं की थी, अच्छा मुतालिया नहीं किया था, तो लिहाजा इसको एक कंजंक्शन बिकॉज से शुरू किया गया। तो क्या बिकॉज इनमें से है फैन बॉयज में से? हरगिज नहीं। तो लिहाजा ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है हमेशा ही हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होती है। और इसके अलावा अली फेल्ड द टेस्ट, अली ने टेस्ट फेल कर दिया, किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं किया गया, तो लिहाजा ये हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लॉज हुई। और प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है ये हमेशा हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज है, साथ में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अली वॉज वेरी हैप्पी, अली बहुत खुश था, किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं किया गया, तो लिहाजा ये हमारे पास एक सबऑर्डिनेट ये हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लॉज हुई। और प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है ये हमेशा हमारे पास क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। ज़रूरी नहीं है, फिर से बता दूं, कि इंडिपेंडेंटली बिहेव करे। ये इंडिपेंडेंटली बिहेव करने के लिए ज़रूरी नहीं है, मगर ये होती है इंडिपेंडेंट, हम इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, व्हेन ही गॉट एडमिशन, तो ये पूरी क्लॉज है। क्या व्हेन जो है ये हमारे पास फैन बॉयज में से आता है? क्या ये भी एक कोऑर्डिनेटर है? हरगिज नहीं। अगर कोऑर्डिनेटर नहीं है तो सबऑर्डिनेटर हुआ। तो अगर ये सबऑर्डिनेटर है तो ये क्लास कौन सी हुई, सबऑर्डिनेट क्लास। और जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है वो हमेशा क्या होती है, डिपेंडेंट क्लास होती है। अच्छा, जो नीचे वाली बात है ये बाद में आपको समझाने वाला हूँ। तो आपने डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास, ये आपने जान लिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं इनके पंक्चुएशन रूल्स पर, कि इनके साथ कौन कौन से पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बड़ी सिंपल सा फंडा है। अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ जाए एक साथ, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से मुराद मेरा ये है कि एक हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज आए जो कि मेन क्लॉज होती है, और एक हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए।
यानी कि फैन बॉयज़ वाली जो क्लॉज है ये आ जाए, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक प्रिंसिपल होगी और साथ में एक हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अगर ये दोनों क्लॉजेज एक साथ आ जाए तो कंजंक्शन से पहले हम कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये दोनों क्लॉजेज, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ गई, एक हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज आ गई जो मेन क्लॉज होती है, और इसके अलावा अगर एक क्लॉज इसके अंदर तो किसी कॉमे की, किसी कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। अगर दो क्लॉजेज है तब हम बात करते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा है। दो क्लॉजेज है तो क्या, अगर एक हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है और उसके बाद आई हुई क्लास जो है वो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट क्लास है, यानी कि इनमें से इन फैन बॉय में किसी से शुरू की गई है, तो उस कंजंक्शन से पहले हम कॉमे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमारे पास दो क्लासेज है, फिर से दो क्लासेज पे समझा रहा हूँ, बाकी फिर आगे भी एग्जांपल्स में जब आगे बढ़ेंगे तो आगे और भी चीज़ें आपको समझाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हमारे पास दो क्लासेज है, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, तो जो इंडिपेंडेंट होगी वो हमारे पास हमेशा ही लाजमी बात है वो हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज होगी, यानी कि एक प्रिंसिपल क्लॉज आई है और साथ में एक हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज आई है, एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आई है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पहले आई है और सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में आई है तो किसी भी किस्म के कॉमे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिर्फ कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। उस सबऑर्डिनेट क्लास से पहले जो सबऑर्डिनेटर होता है ना वो उस क्लास के साथ ही आता है तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। मगर अगर सबऑर्डिनेट क्लास को हम शुरू में ले आए, यानी कि सबऑर्डिनेटर जुमले के शुरू में आ जाए और सबऑर्डिनेट क्लास पहले आ जाए और जो हमारे पास प्रिंसिपल क्लास है वो बाद में आ जाए, पहले सबऑर्डिनेट क्लास यानी कि जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है वो आ जाए और बाद में इंडिपेंडेंट क्लास आ जाए, तो सबऑर्डिनेट क्लास के खात्मे पर हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात करते हैं ये इनके टाइप्स की है, जो हम तीन तरह से इनकी अकसाम लेते हैं, इनकी तीन और किस्म की अकसाम है, ठीक है। ये भी एक किस्म है जो हमने अभी सीखी, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, प्रिंसिपल। इसके अलावा क्लॉजेज की तीन और भी अकसाम है। जो क्लॉजेज होती है ना हमारे पास, ये हमारे पास तीन तरह से काम करती है। या अच्छा, अब फिर से बता रहा हूँ आपको, जो हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज होती है ये जुमले में किसी की तरह काम नहीं करती, किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम नहीं करती, बल्कि एक सेंटेंस की तरह काम करती है। और जो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लास होती है ये भी किसी पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम नहीं करती। मगर ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है हमारे पास, सबऑर्डिनेट क्लास हमेशा ही जुमले में तीन तरह से काम करती है, तीन में से एक तरह से काम करेगी। या वो जुमले के अंदर नाउन की तरह काम करेगी, या वो जुमले के अंदर एडजेक्टिव की तरह काम करेगी, या वो जुमले के अंदर एडवर्ब की तरह काम करेगी। अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज आई है और जो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अगर वो क्लॉज जुमले के अंदर नाउन की तरह काम करे, नाउन क्या करती है जुमले के अंदर, या सब्जेक्ट की तरह काम करती है, यानी सब्जेक्ट नाउन होता है या ऑब्जेक्ट होता है। अगर एक क्लॉज जुमले के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, अगर एक पूरी की पूरी क्लॉज एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है तो वो नाउन क्लॉज कहलाएगी, क्योंकि ये नाउन का काम है सब्जेक्ट बिहेव करना या ऑब्जेक्ट की तरह काम करना, ये नाउन का काम है। तो अगर एक क्लॉज नाउन की तरह काम कर रही है तो वो हमारे पास नाउन क्लॉज कहलाएगी। याद रखना, ये हमारे पास हमेशा ही जो सबऑर्डिनेट क्लासेज होती है ये करती है, जो बाकी क्लासेज है ये नहीं करती। सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लास या नाउन की तरह काम करेगी, या एडजेक्टिव की तरह काम करेगी हमेशा ही, या एडवर्ब की तरह काम करेगी। अगर कोई क्लास हमारे पास, कोई सबऑर्डिनेट क्लास जुमले के अंदर एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है तो वो एडजेक्टिव क्लास कहलाएगी। एडजेक्टिव क्या करती है, एडजेक्टिव जुमले के अंदर या नाउन को मॉडिफाई करता है या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, यानी कि यह एडजेक्टिव जुमले के अंदर नाउन के मुतालिक हमें मजीद मालूमात फराहम करता है, नाउन को मजीद मॉडिफाई करता है, और या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। अगर कोई पूरी की पूरी क्लास किसी जुमले के अंदर किसी नाउन को मॉडिफाई करे तो वो एडजेक्टिव क्लास कहलाएगी। अगर पूरी की पूरी क्लास एडवर्ब की तरह काम करे तो वो हमारे पास एडवर्ब क्लास या एडवर्बियल क्लास भी हमें से कहते हैं, एडवर्बियल क्लास कहलाएगी। एडवर्ब का क्या काम क्या होता है, किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करना, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, किसी वर्ब को मॉडिफाई करना, पूरे पूरे सेंटेंस के सिचुएशन को बताना, उसकी नौयत को बताना। अच्छा, एडवर्ब क्लास को पकड़ना इस तरह थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपके लिए कुछ सवाल लिख देता हूँ कि एडवर्ब क्लास को हम कैसे पकड़ते हैं, ठीक है। जो हमारे पास एडवर्ब क्लास है ना, पता नहीं आपको विजिबल होगा भी कि नहीं, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास एडवर्ब क्लास होती है इनकी पहचान हम कैसे करते हैं, इनकी पहचान हम करते हैं कुछ सवालों से, जैसे कि व्हेन, ठीक है, व्हाई, वेयर, और इसके अलावा एक सवाल और करते हैं हाउ, ठीक है सारे। तो ये जो सवालात हैं, अगर मेन क्लॉज से हम, अब मैं आपको एग्जांपल से आगे समझा रहा हूं, अगर मेन क्लॉज से जो हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज के खात्मे पर हम इन सवालात में से किसी सवाल को पूछे और उसके जवाब में हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज निकले तो वो हमेशा एडवर्ब क्लॉज होगी। इसकी आसान पहचान ये, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर मेन क्लॉज के खात्मे पर हम इन सवालों को पूछे और सवाल के जवाब में मेन क्लॉज के बाद आने वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है,
अगर उस सवाल के जवाब में वो क्लॉज निकल कर आ रही है तो वो हमारे पास एडवर्ब क्लॉज होगी या एडवर्बियल क्लॉज होगी। चलिए नाउन क्लॉज भी आपके साथ लिख लेता हूँ। जो नाउन क्लॉज हमारे पास होती है, ठीक है, नाउन क्लॉज ये क्या करती है, ये व्हाट के सवाल का जवाब देती है। नाउन क्लॉज के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने प्रिंसिपल क्लॉज के बाद व्हाट का सवाल किया और उस व्हाट के सवाल के जवाब में प्रिंसिपल क्लॉज के बाद या प्रिंसिपल क्लॉज के पहले भी अगर आप ले लो, आया हुआ जो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो निकल कर आ रहा है। अब मैं एग्जांपल से समझाने वाला हूँ, ठीक है, वो निकल कर आ रहा है तो वो हमारे पास नाउन क्लॉज होगी। एडजेक्टिव क्लॉज की पहचान बड़ी आसान है, एडजेक्टिव की तरह काम करती है। अगर आप इस तरह नहीं पकड़ पा रहे हो तो प्रिंसिपल क्लॉज का खात्मा, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज का खात्मा किसी नाउन पर किया गया है या किसी प्रोनाउन पर किया गया और उसके बाद हम व्हाट का सवाल पूछे और जवाब ना आए, नाउन या प्रोनाउन पर खात्मा हुए प्रिंसिपल क्लॉज का और उसके अलावा व्हाट का सवाल भी पूछे जवाब ना आए तो वो हमेशा ही एडजेक्टिव क्लॉज होगी। अब वो आगे मैं आपको एग्जांपल से समझाने वाला हूँ, एग्जांपल से बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अच्छा, तो जो पहला जुमला है हमारे पास ये एक ही क्लॉज है, तो एक ही क्लॉज जो होता है ये एक सेंटेंस की तरह काम करता है। ये कोई जो है ना किसी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करता, तो ये हमारे पास एक क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। उसके अलावा आप इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कह लो। इसके अलावा दो क्लॉजेज है, तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है ये भी किसी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम हमारे पास नहीं करती। अगर इनकी तरह काम नहीं करती तो दोनों, इसीलिए तो हम इनको इंडिपेंडेंट कहते हैं। इनको इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज भी किसी नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह काम नहीं करती, और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है हमारे पास ये भी नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह काम नहीं करती, बल्कि ये मुख्तलिफ आइडिया होता है, एक सेंटेंस बन सकता है अलग। तो लिहाजा ये भी किसी चीज़ की तरह काम नहीं करती, तो लिहाजा ये हमारे पास ये दोनों को दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो गई। ये ना नाउन क्लॉज है ना ये दोनों, ना नाउन क्लॉज है ना एडजेक्टिव क्लॉज है ना ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। मगर यहाँ पर देखिए एक हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरी हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये किसी न किसी चीज़ की तरह यहाँ पर काम कर रही होगी, या ये जुमले के अंदर, इस जुमले के अंदर नाउन की तरह काम करेगी या एडजेक्टिव की तरह काम करेगी या हमारे पास एडवर्ब की तरह काम करेगी। तो अब हम उन फार्मूले से, उन सवालों की मदद से या जो मैंने आपको समझाया उसकी मदद से इनको पहचानेंगे कि ये कौन सा किस तरह काम करती है। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ही इज़ अ गुड बॉय, कि वो एक अच्छा लड़का है। अगर आई नो के बाद हम सवाल करें, मिसाल के तौर पर आई नो के बाद हम पूछे व्हाट, आई नो मैं जानता हूँ, व्हाट डू आई नो, मैं क्या जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, व्हाट क्या, दैट ही इज अ गुड बॉय, कि वो एक अच्छा लड़का है। तो इस क्या के जवाब में दैट ही इज अ गुड बॉय निकल कर आ रहा है ना, आई नो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, दैट ही इज अ गुड बॉय, कि वो एक अच्छा लड़का है। तो क्या के जवाब में ही इज अ गुड बॉय निकल कर आ रहा है। तो लिहाजा ये पूरी क्लॉज हमारे पास नाउन क्लॉज भी हुई, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है और साथ में नाउन क्लॉज भी है, सबऑर्डिनेट भी है, डिपेंडेंट भी है और नाउन भी है, ठीक है। ये तीनों क्लॉजेस है। जिस नोयत का सवाल पूछा गया उसने उसका जवाब देना। अगर आपसे पूछे डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है तो आपने बताना है कि ये हमारे पर डिपेंडेंट है। अगर पूछा जाए कि नाउन है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब क्लॉज है तो आपने बताना है कि नाउन क्लॉज है। अगर पूछा जाए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो आपने बताना है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। देख पा रहे हो आप। अगर इसके अलावा अगर आप ग्रामर से थोड़ा सा वाकिफ हो और आपने वर्ब मेरे साथ सीखी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ये जो नो है हमारे पास, ये इस जुमले के अंदर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ट्रांजिटिवली बिहेव कराया गया है। आई नो मैं जानता हूँ, तो इस नो को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, इस नो को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर कोई दूसरा नाउन है कि इसका ऑब्जेक्ट बने या प्रोनाउन नहीं है, तो लिहाजा ये पूरी की पूरी क्लॉज जो है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। आई नो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, दैट ही इज अ गुड बॉय, दैट ही इज अ गुड बॉय पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? ऑब्जेक्ट हमेशा या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन की तो क्लास होती नहीं है, तो बचा हमारे पास क्या, नाउन, क्योंकि क्लास है कि पूरी है ना, पूरी की पूरी जो क्लास है तो ये हमारे पास नाउन क्लॉज कहलाए, क्योंकि ये जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। इस ट्रांजिटिव वर्ब नो का ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन क्लॉज हुई। इसी तरह ही बॉट द कार, उसने कार खरीद ली, विच आई रिकमेंडेड हिम, जो मैंने उसके रिकमेंड की। तो आप देख पा रहे हो जो हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है इसका खात्मा हमारे पास यहाँ पर एक नाउन पर किया गया। ही बॉट द कार, उसने कार खरीद ली। अब हम इसके बाद व्हाट का सवाल करेंगे। अगर व्हाट का सवाल का जवाब न मिले, व्हाट का सवाल का जवाब मिल जाए तो फिर ये नाउन क्लॉज होगी। अगर व्हाट के सवाल का जवाब न मिले तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगी। ये मैंने आपको पहचान समझाया था, ठीक है। आई बॉट द कार, मैंने कार खरीद ली। तो हम पूछ लेते हैं व्हाट क्या, मैंने कार खरीद ली क्या, विच आई रिकमेंडेड हिम, जो मैंने उसको रिकमेंड की। तो क्या इस क्या के जवाब में जो मैंने उसको रिकमेंड की निकल कर आता है? हरगिज नहीं, बल्कि हाँ अलबत्ता आप ये पूछ सकते हो कौन सी, ठीक है।
तो कौन सी के जवाब में निकल कर आती है कि विच आई रिकमेंडेड है, मगर क्या के जवाब में ये नहीं निकल कर आ रहा। तो लिहाजा कार एक नाउन है, नाउन पर इसका खात्मा किया गया और इसके अलावा वर्ड का सवाल भी हमने पूछा, वर्ड के सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। तो ये जो क्लॉज है हमारे पास विच आई रिकमेंडेड हिम, तो ये हमारे पास एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, डिपेंडेंट भी है और साथ में एक एडजेक्टिव क्लॉज भी है। और अच्छा दूसरी काम, एडजेक्टिव क्लॉज का काम क्या होता है, जुमले में एडजेक्टिव की तरह काम करना। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, या नाउन के मुतालिक हमें मजीद मालूमात देना या प्रोनाउन के मुतालिक। तो अब देखते हैं क्लॉज किसके मुतालिक हमें मालूमात देती है। ये तो है था ना समझाने के लिए। आई बॉट, अच्छा ही बॉट द कार, उसने कार खरीद ली। वट, तो वर्ड के जवाब में नहीं निकल रहा, कार पर खात्मा हुआ है तो एडजेक्टिव क्लॉज होगी। अब देख भी लेते हैं कि काम किस तरह एडजेक्टिव की तरह कर रही है। विच आई रिकमेंडेड हिम, जो मैंने उसको रिकमेंड की थी। तो आपसे मैं पूछता हूँ मैंने उसको क्या रिकमेंड किया था, ये विच आई रिकमेंडेड हिम जो मैंने उसको रिकमेंड की, या विच आई हैड रिकमेंडेड हिम जो मैंने उसको रिकमेंड की थी, दोनों ही तरह ठीक है। ठीक है, जो मैंने उसको रिकमेंड की, तो ये जो मैंने उसको रिकमेंड की, ये जो जुमला है ये किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है, मैंने उसे क्या रिकमेंड किया था। तो मैंने उसे कार ही तो रिकमेंड की थी, मैंने उसे किसी और चीज़, कोई और चीज़ की रिकमेंडेशन तो नहीं दी थी ना। विच आई रिकमेंडेड हिम जो मैंने उसको रिकमेंड की, क्या रिकमेंड किया था, मैंने कार रिकमेंड किया थी। लिहाजा ये कार के मुतालिक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि कार, ही बॉट द कार, उसने गाड़ी खरीद ली। कौन सी गाड़ी, जो मैंने उसको रिकमेंड की थी, यानी कि जो मैंने उसको रिकमेंड की थी, ये डिस्क्रिप्शन है इस कार की, इस कार के मुतालिक मजीद मालूमात दे रहा है। और जो भी चीज़ नाउन के मुतालिक मालूमात दे हमें मजीद, वो क्या कहलाती है, वो हमारे पास एडजेक्टिव कहलाती है। चूंकि ये एक वर्ड नहीं, एक पूरी की पूरी क्लॉज है हमारे पास, सब्जेक्ट भी इसके अंदर मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है। तो लिहाजा ये पूरी की पूरी क्लॉज क्या बन गई हमारे पास, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज होगी क्योंकि एक नाउन को मॉडिफाई कर रही है। इसी तरह ड्यू टू हैवी रेन, बारिश की वजह से, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा पाया। अब आप सोचोगे सर अब सवाल कैसे करें, क्योंकि अब तो हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो पहले आ गई है, इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज बाद में आ गई है। तो कोई मसला नहीं है, प्रिंसिपल क्लॉज के बाद ही तो सवाल पूछना है। प्रिंसिपल क्लॉज के बाद में सवाल पूछेंगे, अगर जवाब में ये वाला पोर्शन निकल कर आ रहा है तो जिस भी सवाल में, तो वो उस किस्म की ये क्लॉज होगी। तो हम ये पढ़ेंगे ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा पाया। और इसका दूसरा पोर्शन है बिकॉज ड्यू टू हैवी रेन, बारिश की वजह से, ही कुड नॉट गो टू स्कूल। अगर मैं इससे सवाल पूछूं वाई, वो स्कूल नहीं जा पाया, ठीक है, ये हमारे पास एक क्लॉज है, वो स्कूल नहीं जा पाया। अगर मैं पूछूं वाई, क्यों, और जवाब में निकले ड्यू टू हैवी रेन, बारिश की वजह से, तो क्या ये वाई के जवाब में ड्यू टू हैवी रेन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, बिल्कुल निकल रहा है। तो जो भी चीज हमारे पास वाई के जवाब में निकले, व्हेन के जवाब में निकले, वेयर के जवाब में निकले, हाउ के जवाब में निकले, वो एडवर्ब होती है। तो लिहाजा ये पूरी की पूरी क्लॉज, वो नहीं, वो प्रिंसिपल क्लॉज है। ये क्लॉज हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, डिपेंडेंट क्लॉज भी है, और साथ में ये हमारे पास एक एडवर्ब क्लॉज भी है, क्योंकि ये जुमले के अंदर एडवर्ब की तरह काम कर रही है। एडवर्ब अमूमन जो है ना वाई, व्हेन और वेयर के सवालों को जवाब देते हैं। जो जगह होती है वो भी एडवर्ब होता है, वजह होती है वो भी एडवर्ब, ये वजह है ना वाई, एक वजह है, रीजन पूछी जा रही है, वो भी एडवर्ब होता है। अगर आपने एडवर्ब नहीं देखी तो मेरे चैनल विजिट कीजिए, एडवर्ब की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पर एडवर्ब की वीडियो देख ले, आप इसको बेहतर तरीके से जान पाओगे। ठीक है, तो एडवर्ब की तरह काम कर रही है पूरी की पूरी क्लास। तो ये हमारे पास एक एडवर्ब क्लास हो गई, वाई के सवाल के जवाब में ये पूरी पूरी क्लास निकल कर आ रही है। इसी तरह माई प्रॉब्लम इज, मेरा मसला है। अगर मैं यहाँ पर माई प्रॉब्लम इज के बाद पूछूँ व्हाट, मेरा मसला है, अगर मैं यहाँ पर इसके बाद पूछूँ व्हाट, मेरा मसला क्या है, दैट नो वन अंडरस्टैंड्स मी, कि मुझे कोई नहीं समझता। मेरा मसला है, मेरा मसला है, क्या मसला है, कि मुझे कोई नहीं समझता। तो क्या के जवाब में निकल कर आ रहे हैं ना। तो लिहाजा ये पूरी की पूरी क्लॉज हमारे पास क्या होगी, प्लस नाउन क्लॉज हो गई। ये पूरी की पूरी क्लॉज विद दैट नो वन अंडरस्टैंड्स मी, ये नाउन क्लॉज हो गई। अगर आपने वर्ब मेरे साथ पढ़ा हो तो आपको पता होगा ये एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा ही सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव होता है या नाउन होता है। तो यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहे हैं, दैट नो वन अंडरस्टैंड्स मी, ये पूरी की पूरी क्लॉज नाउन की तरह काम कर रही है, ये एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, माई प्रॉब्लम इज, मेरा मसला है, क्या है, दैट नो वन अंडरस्टैंड मी। अच्छा, नाउन क्लॉज की दूसरी आसान पहचान भी आपको बता दूं, ये हमेशा नहीं होता, मगर जब ये होगा तो वो नाउन क्लॉज होगी। जब भी कोई प्रिंसिपल क्लॉज का खात्मा इज, एम, आर, वाज या वर्ब पर किया जाए, यानी कि जो वर्ब बी है हमारे पास, जब भी किसी प्रिंसिपल क्लॉज का खात्मा वर्ब बी पर किया जाए, यानी कि इज पर किया जाए, एम पर किया जाए, आर पर किया जाए, वाज, वर्ब वगैरह, ये जो है जितने भी वर्ब बी है, जब भी किसी प्रिंसिपल क्लॉज का खात्मा वर्ब बी पर हो जाए, तो उसके बाद जो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो हमेशा ही नाउन क्लॉज होगी।
प्रिंसिपल क्लॉज के बाद प्रिंसिपल का खात्मा वर्ब बी पर किया गया है, जैसे कि यहाँ पर इज है, उसके बाद जो क्लॉज होगी वो हमेशा ही नाउन क्लॉज होगी। अच्छा, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये नोट करनी चाहिए आपको, वरना आप यूँ याद नहीं कर सकते। ये थोड़ी बातें नहीं है, बहुत ज़्यादा बातें हैं। अगर आपने नोट नहीं किए तो वीडियो को शुरू से लगाए, एक नोटबुक और एक पेन उठाइए और दोबारा से इसको नोट करते जाइए। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके जो है ना अपने नोट्स बना लें। ठीक है, तो ये हमारे पास नाउन क्लॉज होगी। वर्ड का जवाब भी दे पा रही है, उसके अलावा आसान पहचानिए इस पर क्लॉज का खात्मा हुआ है, तो इसके बाद जो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लॉज आएगी, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगी, वो हमारे पास नाउन क्लॉज होगी। इसी तरह ही लॉस्ट द बुक, उसने बुक गुमा दी, तो एक नाउन पर इसका खात्मा किया गया है। ही लॉस्ट द बुक, उसने बुक गुमा दी, ये खात्मा नाउन पर किया गया है। अगर हम यहाँ पर पूछे व्हाट, क्या, तो क्या के जवाब में विच आई हैड परचेस्ड फॉर हिम, जो मैंने उसको खरीद कर दी थी, ये जवाब निकल कर आ रहा है? हरगिज नहीं निकल कर आ रहा। क्लॉज का खात्मा नाउन पर हुआ है और व्हाट का जवाब नहीं दे पा रहा, तो कौन सी क्लॉज हो गई है हमारे पास? ये हमारे पास हो गई एडजेक्टिव क्लॉज। ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। अब दोबारा से देख लो, ये डिस्क्रिप्शन किस चीज़ की है? विच आई हैड परचेज फॉर हिम, जो मैंने उसको खरीद कर दी थी। मैंने उसको क्या खरीद कर दिया था? ये पूरी की पूरी क्लास है, ये डिस्क्रिप्शन इस बुक की तो है, वही मैंने उसको बुक ही तो खरीद कर दी थी। ही लॉस्ट द बुक, उसने बुक गुमा दी। कौन सी बुक गुमाई? विच आई हैड परचेज फॉर हिम, जो मैंने उसको खरीद कर दी थी। तो लिहाजा ये पूरी डिस्क्रिप्शन इस बुक की है, और जो भी चीज़ नाउन के मुताले हमें मजीद मालूमात दे वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास कहलाता है एडजेक्टिव। तो लिहाजा ये पूरी की पूरी क्लॉज है और एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज हुई, यहाँ पर इस नाउन को मॉडिफाई कर रही है। इसी तरह बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल, क्योंकि उसने अच्छी स्टडी नहीं की, सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आया है, प्रिंसिपल क्लॉज बाद में आया है। अली, अच्छा मैंने आल लिखा है, चलो इसको अली कर देते, ठीक है। अली फेल्ड द टेस्ट, अली ने टेस्ट फेल कर दिया। अब हम इस अली फेल्ड द टेस्ट के बाद सवाल करेंगे, और उसके जो भी जवाब में निकलेगा, अगर उस जवाब में ये क्लॉज निकल कर आती है जिस भी सवाल के जवाब में, तो उस टाइप में उसको हम फेंक देंगे, ऊपर वाले सवालों में से देखेंगे, ठीक है। अली फेल्ड द टेस्ट, अली ने टेस्ट फेल कर दिया। बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल, क्योंकि उसने सही स्टडी नहीं की थी। अगर मैं यहाँ पर पूछूं अली फेल्ड द टेस्ट वाई, अली ने टेस्ट फेल कर दिया, मैं पूछूं क्यों, तो और जवाब में निकले बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल, क्योंकि उसने अच्छी स्टडी नहीं की थी। तो लिहाजा वाई के जवाब में पूरी की पूरी क्लॉज निकल कर आ रही है। अगर वाई के जवाब में निकल कर आ रही है तो कौन सी क्लॉज हो गई? ये हमारे पास हो गई एडवर्ब क्लॉज। तो ये क्लॉज एडवर्ब की तरह काम कर रही है। फिर से बता दूं, कोऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम नहीं करती, प्रिंसिपल क्लॉज किसी पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम नहीं करती। सिर्फ जो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ये काम कर सकती है किसी पार्ट ऑफ स्पीच की तरह। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेज ही है जो हम नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब बता रहे हैं। तो और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये वाली, तो ये यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम कर रही है, ठीक है। वाई के सवाल के जवाब में निकल कर आ रही है, तो लिहाजा ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज कहलाई। इस तरह अगला है हमारे पास, अली वॉज वेरी हैप्पी, अली बहुत खुश था। व्हेन ही गॉट एडमिशन, जब उसको दाखिला मिला। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज के बाद हम सवाल पूछेंगे। अली वॉज वेरी हैप्पी, अली बहुत खुश था। व्हेन ही गॉट एडमिशन, जब उसको दाखिला मिला। अगर हम मैं यहाँ पर इससे सवाल कर दूँ व्हेन, इसी क्लॉज, इस बाकी क्लॉज को फिर हटा देते हैं। अगर अली वॉज वेरी हैप्पी, अली बहुत खुश था, इसके बाद में व्हाट व्हेन करके पूछूं, ठीक है। अगर इसके बाद में व्हेन कहकर पूछूं, अली वॉज वेरी हैप्पी, अली बहुत खुश था। व्हेन, कब खुश था? व्हेन ही गॉट एडमिशन, जब उसको दाखिला मिला। तो लिहाजा व्हेन के सवाल के जवाब में निकल रही है, और व्हेन के सवाल का जवाब कौन देता है? वो भी एडवर्ब देता है। तो लिहाजा ये क्लॉज हमारे पास को क्या होगी? ये भी हमारे पास एडवर्ब क्लॉज होगी। व्हेन के सवाल के जवाब में निकल रहे तो ये एडवर्ब क्लॉज। इसी तरह अगर ये वाई के सवाल के जवाब में निकले तो भी एडवर्ब क्लॉज, वेयर के सवाल के जवाब में निकले तो भी एडवर्ब क्लॉज, हाउ के सवाल के जवाब में निकले तो भी हमारे पास एडवर्ब क्लॉज होगी, ठीक है। तो अब क्लॉजेज आप पहचान गए। अब आप नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज को भी पहचान गए। अब बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ, कि सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर की बुनियाद पर जो जुमले के अकसाम होते हैं वो कुल है 4। स्ट्रक्चर के बुनियाद पर जुमलों के जो अकसाम है वो 4 है। एक हमारे पास होता है सिंपल सेंटेंस, एक हमारे पास होता है कंपाउंड सेंटेंस, एक हमारे पास होता है कम्प्लेक्स सेंटेंस, एक हमारे पास होता है कंपाउंड कम्प्लेक्स। बड़ा ही आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर किसी जुमले के अंदर सिर्फ एक ही क्लॉज है, यानी कि एक ही आइडिया है और एक ही वर्ब है और एक ही सब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट ना भी हो, एक ही वर्ब है, एक ही आइडिया है, तो लिहाजा वो हमारे पास कहलाती है। अगर सेंटेंस है, सेंटेंस का खात्मा 3 पंक्चुएशन मार्क में से एक पर होता है, फुल स्टॉप पर होता है, क्वेश्चन मार्क पर होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क पर होता है। अगर इन मार्क पर किसी सेंटेंस को ख़त्म किया गया और उसके अंदर, उस सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही आइडिया है, तो वो हमारे पास कहलाता है सिंपल सेंटेंस। आगे एग्जांपल्स से वो भी ये भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। बस अभी के लिए सिर्फ समझ लो।
सिंपल सेंटेंस कौन सा सेंटेंस, जब एक ही आइडिया हो उसके अंदर। अच्छा, और इसके अलावा कोई क्लास, अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो क्लासेस है और दोनों ही हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लासेस है, यानी कि एक प्रिंसिपल क्लास है और एक हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लास है, तो वो हमारे पास कहलाएगी कंपाउंड सेंटेंस। दो क्लासेस है, दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक हमारे पास जो क्लॉज है वो हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है जिसे मेन क्लॉज कहते हैं, और इसके अलावा जो दूसरी क्लॉज है वो उसको इन कंजंक्शन में से किसी एक से शुरू किया गया, यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो फिर क्या होगा, तो फिर वो जो जुमला उनसे बनेगा, इन दो क्लॉजेस से जो बनेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, और इसके अलावा दो क्लॉजेस जुमले के अंदर आई ही, एक हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है यानी कि मेन क्लॉज है, और एक हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लॉज है, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक साथ में सबऑर्डिनेट क्लॉज आया है, एक सबऑर्डिनेट एक प्रिंसिपल। तो इनसे जो सेंटेंस बनेगा उस वो सेंटेंस के अंदर ऐसी दो क्लॉजेज हो कि एक सबऑर्डिनेट हो एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, तो वो हमारे पास कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अगर कोई ऐसा सेंटेंस आया है कि उसके अंदर मिनिमम तीन क्लॉजेज है और उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है और उसके अंदर जो है ना दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, यानी कि ये तीनों किस्म के क्लॉज के अंदर मौजूद है, दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है। फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, उलझ गई थोड़ी सी बात, दोबारा से बता दो ताकि बेहतर तरीके से समझो। अगर किसी सेंटेंस के अंदर मिनिमम तीन क्लॉजेज है और दो क्लॉजेज हमारे पास इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, यानी कि एक क्लॉज हमारे पास जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है उससे शुरू की गई है और जो दो क्लासेस है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि उनको किसी भी कंजंक्शन से शुरू, एक को किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं किया गया, प्रिंसिपल क्लास है, और इसके अलावा जो दूसरी क्लास है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, तो वो हमारे पास कहलाती है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारे पास हो गया सिंपल सेंटेंस, सिर्फ एक ही आइडिया है, एक ही आइडिया और सिंपल सेंटेंस। दो आइडियाज है, दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक प्रिंसिपल क्लास है और एक प्रिंसिपल क्लास है और दूसरी जो क्लास है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लास है, तो वो हमारे पास बन गया कंपाउंड सेंटेंस। और अगर दो आइडियाज है और एक हमारे पास प्रिंसिपल क्लास है और दूसरी हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास है, तो ये इससे मिलकर बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अगर तीन आइडियाज है, एक हमारे पास जो है ना, यानी इन तीनों में से एक क्लास को मिनिमम, इन तीनों में से एक क्लास को उठाया गया, तो फिर हमारे पास बनेगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को देखिए, आल्दो अली इज अ गुड बैट्समैन, अगर अच्छा अली एक अच्छा बैट्समैन है तो आल्दो से शुरू किया गया है, तो लिहाजा ये हमारे पास कौन सी क्लास होगी, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लास होगी। ठीक है, आल्दो हमारे पास फैन बॉयज में से नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है, तो ये कोऑर्डिनेट क्लास होगी। साथ में देखिए ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, तो ये आप यहाँ पर देखो डायरेक्ट सब्जेक्ट से शुरू किया गया, तो प्रिंसिपल क्लास होगी हमारे पास, किसी किस्म के से शुरू नहीं किया गया। एक हमारे पास आप देख पा रहे हो सबऑर्डिनेट क्लास है, दूसरी हमारे पास प्रिंसिपल क्लास है। कॉमा क्यों लगा है, क्योंकि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लास है, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लास है, इसको हमने प्रिंसिपल क्लास से पहले ले आए हैं, तो तभी हमने कॉमा लगाया। और इसके अलावा यहाँ पर भी कॉमा लगा है, वो इसलिए लगा है कि दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, यानी कि एक हमारे पास प्रिंसिपल क्लास और एक हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लास को मिलाया गया, जब इनको मिलाया जाता है तभी कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों के बीच में इसलिए कॉमा लगा है। ठीक है, आप भट्ट देख पा रहे हो, भट्ट का जो है ना ये इन फैन बॉय से भट्ट ताल्लुक रखता है, तो लिहाजा ये कोऑर्डिनेटर है। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, तो ये हमारे पास देख पा रहे हो आप, ये हमारे पास एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कोऑर्डिनेटर, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो एक ऐसा जुमला है कि जिसके अंदर तीनों क्लॉजेज में से एक एक मौजूद है। दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज ग्रीन कलर वाली और एक ब्लू कलर वाली इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक साथ में डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है, तो ये सेंटेंस हमारे पास कहलाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लॉज बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।